नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे की। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले 3 महीने बाकी हैं अभी चुनाव में, बल्कि शायद ज्यादा। पीएम ने भगवान केदारनाथ के आज दर्शन किए। पीएम ने जहां केदारनाथ धाम में विकास कार्यों का उद्घाटन किया, करीब 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है और करीब 150 करोड़ रुपए की दूसरे चरण की योजना का शिलान्यास भी किया। पीएम ने केदारनाथ धाम में काशी और मथुरा तक का जिक्र कर दिया। वहां के विकास कार्यों को भी आज जब केदारनाथ में दर्शन करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद, पूजा करने के बाद मोदी बोल रहे थे, उन्होंने काशी और मथुरा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के आज के केदारनाथ दौरे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि यह चुनावी दौरा है। केदारनाथ यात्रा चुनाव को ध्यान में रखकर ही की गई है। विपक्ष क्या कह रहा है वो बाद में सुनवाएंगे। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री केदारनाथ में आज क्या बोले। आस्था के केंद्र को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोधगया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत की भी बात इस अपने आज के भाषण में कर रहे थे। और प्रधानमंत्री के इस यात्रा पर, उनके भाषण पर कांग्रेस और कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है चुनाव को देखते हुए ही इस तरह की यात्राएं करते हैं प्रधानमंत्री। वहीं आरजेडी ने कोरोना में मारे गए लोगों को भी याद करने की नसीहत प्रधानमंत्री को दे डाली है। जरा सुनिए। ये चुनावी प्रधानमंत्री है, सरकार चलाना इनको आता नहीं है। जहां चुनाव आता है विदेश में भी चले जाते हैं चुनाव का प्रचार करने। ऐसे प्रधानमंत्री क्या हुआ काशी में बरसात में? अभी उत्तराखंड में इतनी भारी त्रासदी हुई बरसात के बाद, बाढ़ जो आई, क्या हुआ? कहां है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? 3 मुख्यमंत्री आपने बदलकर खुद एक तरह से सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दिया कि साहब हमारी 3 मुख्यमंत्री गड़बड़ थे, खराब थे, ठीक नहीं थे। तो आप कहां ढिंडोरा पीट रहे हैं? मंदिर की बात करते हैं। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। जो मांग हमारी शुरू से थी कांग्रेस पार्टी की कि जो अदालत कहेगी वो सबको मंजूर होगा, उस पर तो ये विरोध करते थे। और आज जब अदालत ही से मंदिर बना तो ढपली लेकर पहुंच गए अपनी राग आलाप में। ऐसे थोड़ा ही चलता है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। केदारनाथ तो खैर बहुत ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जाएं, क्योंकि तो एक नजर उन चीजों पर भी पड़नी चाहिए जो मैं लगातार कह रहा हूं कि कोविड की महामारी ने हमारी बेबसी, लाचारी सामने रख दी। उस पर एक दिया उनके नाम जले, जो अनअटेंडेड मौतें हुई, अनएक्नॉलेज्ड रही, तो जाहिर तौर पर एक मुल्क के रूप में हमारी संवेदनाओं को और बल मिलता। विपक्ष का आरोप बड़ा साफ है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं। वैसे पीएम की ये 5वीं केदारनाथ यात्रा है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा, कांग्रेस क्यों बोली चुनावी है पीएम की केदारनाथ यात्रा?
आज राष्ट्र की बात में कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ उदित राज, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से और माधव आनंद जेडीयू से। आप सभी का स्वागत। घनश्याम तिवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया मैंने अभी अभी सुनवाई। अब यूपी में भी चुनाव है और प्रधानमंत्री ने अयोध्या का, वहां के दीपोत्सव का भी जिक्र किया है, भगवान राम का भी जिक्र किया है इस भाषण में। आपको भी लगता है यह चुनावी यात्रा, चुनावी भाषण है? मानक नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में और एक समाज और एक देश के रूप में हम सब अपने तरीके से देश को खुशहाल बनाने के लिए सतत प्रयत्नरत रहेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री के भाषणों का सिलसिला है, देखिए विपक्ष को शायद एक अलग भारत दिखाई देता है, प्रधानमंत्री को अलग भारत दिखाई देता है। विपक्ष को वो भारत दिखाई देता है जिसके सबसे बड़े मजबूत स्टेक होल्डर यहाँ के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं। विपक्ष को भारत दिखाई देता है जो कोरोना काल में अनेक आंकड़ों ने कहा कि 97% भारत की आबादी गरीब, 126 करोड़ लोग विपक्ष को दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री को वो भारत दिखाई देता है जो अयोध्या के जगमगाते दियों को लेकर के खुश हो रहा था, लेकिन उसे वो नजर नहीं आया जो जब वो दिए बुझ गए तो जो लोग उन दियों से तेल निकाल रहे थे ताकि उनके घर में उसका उपयोग हो सके वो लोग प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देते। वो लोग दिखाई नहीं देते जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिनके लिए आज एक दिया जलाना भी मुश्किल हो गया है, जो कुकिंग गैस के दाम जो बढ़ाए हैं सरकार ने, वो दाम नहीं दे पा रहे, और जिसको बहलाने फुसलाने के लिए सरकार जब कई गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो कुछ रुपए कम करती है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं भारत की। हम ये मानते हैं कि जो सबसे सशक्त भारत है, जिसके विकास से देश वाकई आगे बढ़ेगा, वो भारत है जिसको सरकार ने बुरे दिन दिखाए हैं, गरीब किया है, जिसे ऑक्सीजन नहीं दिया, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री इंडिया शाइनिंग वाले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जिस भारत में उन्होंने अंधकार पैदा कर दिया है, उस भारत की बात छोड़ करके सिर्फ उस भारत की बात करना चाहते हैं। पर वहां जाकर उन्होंने सिर्फ केदारनाथ की, धर्म की वो बात नहीं की है, वहां उन्होंने विकास का भी जिक्र किया है, कई योजनाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। इसलिए घनश्याम तिवारी, सिर्फ ये कहना कि उन्होंने विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और धर्म का सहारा लिया है, केदारनाथ यात्रा का सहारा लिया है, ये कितना सही है? नहीं, मैं ये तो कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का अपना एक भाषणों का सिलसिला है जो अमूमन खोखले भाषण है, चाहे वो रोजगार को लेकर उनके जो भाषण रहे हों या देश के विकास को लेकर भाषण रहे हों। आज अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आरएसएस के अच्छे विचारक हैं, उनसे मैं पूछूं कि आप ये बताइए कि देश का इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, उनके पास जवाब नहीं होगा, शायद ढूंढना पड़ेगा। उनसे पूछो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य कौन है। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद राकेश सिन्हा जी नहीं बता पाएंगे, या माधव आनंद नहीं बता पाएंगे, या शायद आपको भी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो आर्थिक ब्रेन ट्रस्ट है, उसको इस सरकार ने भरभरा के तोड़ दिया है। अब इस सरकार को कौन चला रहा है कोई नहीं जानता, सिर्फ इस सरकार को प्रधानमंत्री की तस्वीरें, उनके भाषण, उनकी टीवी अपीयरेंसेस चला रहे हैं। अब देखिए माधव आनंद, देखिए घनश्याम तिवारी मानते नहीं है, लेकिन इशारों में आरोप वही लगाते हैं कि प्रधानमंत्री, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने देश में लोगों को एक धर्म का ऐसा नशा कर दिया है कि जिससे असल मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाए और वो धर्म पे, इमोशनल इश्यूज पे वोट करते रहे और बीजेपी जीतती रहे, एनडीए जीतता रहे। माधव आनंद, जवाब दीजिए। जी मानक जी, विपक्ष के लोग क्या कहते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात आप भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार केदारनाथ की यात्रा तो की नहीं है। यानी पिछले बार भी, यानी पिछले कार्यकाल में भी 4 बार यात्रा कर चुके हैं, और इस बार की जो उनकी दूसरी पारी चल रही है उसमें उनकी पहली यात्रा है। आज जो उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो रहा है, हर सेक्टर में उत्तराखंड जो है आगे बढ़ रहा है, चाहे तीर्थ स्थल के उत्थान की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाने की बात हो, हर दिशा में जैसे वहां काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी वो आस्था का जगह है जहां वो जाने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर वो देशवासियों के लिए अगर वो जाते हैं और अपने लिए भी और देशवासियों के लिए भी कुछ मन्नत मांगते हैं, तो उसमें क्या बुराई, उसमें राजनीति क्यों नजर आ रही है? और दूसरी बात, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी किससे जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं आप, अगर आप मानते हैं कि वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए जाते हैं, आप मानिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो उत्तराखंड की जनता डिसाइड करेगी। जब उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होगा, उसके जो परिणाम आएंगे वो जनता वहां डिसाइड करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे तो वो कहीं भी स्वतंत्र हैं, जाने के लिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। अब देखिए 130 करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं का उन्होंने
में शिलान्यास किया। आदि शंकराचार्य के जो स्टैच्यू है उसका जो उन्होंने अनावरण करने का काम किया। तो लगातार विकास की योजनाएं जो चल रही है उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री जी लगातार उसका मॉनिटर भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है विपक्ष नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति करे। हाँ, उत्तराखंड में जो समस्याएं, उस समस्याओं को जो है गिनाने का काम करे, उस समस्याओं को रेखांकित करने का काम करे, तब एक समझ में भी आता है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष के बातों में कोई जवाब, कुछ भी वैल्यू है उनके बातों का। इसीलिए जनता पे भरोसा रखिए, जनता जवाब देने का काम करेगी। ओके, ऑल राइट। घनश्याम तिवारी, एक सवाल और, उसके बाद राकेश सिन्हा आ गए, वो जवाब देंगे आपकी बातों का। घनश्याम तिवारी, सवाल यह है और आप पर आरोप लगता है कि आप और बाकी विपक्षी पार्टियां खुलकर हिंदू धर्म अपनाने या हिंदुओं के साथ खड़े होने से कतराते हैं, क्योंकि आपको डर है कि दूसरा वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा। इसीलिए ना अखिलेश यादव इस तरह की धार्मिक यात्राएं करते हैं, बल्कि सवाल भी उठाते हैं कोई और जाता है तो। कांग्रेस के नेता जाते हैं, बाकायदा जाते हैं, लेकिन अखिलेश ना जाते हैं और आपकी पार्टी ऐसी यात्राओं पर सवाल भी उठाती है। देखिए, दो बातें हैं मानक, बड़ा स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक वो तबका है जो अपनी राष्ट्रभक्ति और अपनी आस्था अपने कामों से दिखाना चाहता है। एक वो तबका है जो दूसरों पर उंगली उठा करके ये साबित करना चाहता है कि वो बड़ा राष्ट्रभक्त है या उसकी आस्था ज्यादा मजबूत है। अब देश में चुनना है कि आपको कौन सा तबका चाहिए। जो तबका महात्मा गांधी के ऊपर गोली चला करके अपनी देशभक्ति साबित करना चाहता है, वो आज सत्ता में है और आज उस तरीके से उस भाव को प्रस्तुत कर रहा है। हमने शुरू से कहा है, हमारा काम बोलता है उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बनाकर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बनाकर, उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाकर, आपसी भाईचारे को मजबूत करके उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक हर विरासत को, भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। ये हमारा मानना है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर, उनके आपस में लड़ाई लगवाकर, उनके खानदान के बारे में अपशब्द कहकर हम उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते, देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ, बताओ कि उनकी आस्था कमजोर है या उनकी देशभक्ति कमजोर है, और ऐसा कहकर स्वयं को बड़ा देशभक्त बताओ। अगर ये स्वयं बड़े देशभक्त होते तो वाकई इन्होंने 7 साल में देश का विकास किया होता। राकेश सिन्हा, जवाब दीजिए। नहीं बोल रहे होते। राकेश सिन्हा बोलिए। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सारे के सारे कह रहे हैं चुनावी यात्रा है प्रधानमंत्री की और चुनावी प्रधानमंत्री है, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए मानक जी, जो उत्तराखंड में आपदा आई थी वो ना मोदी जी से पूछ कर आई थी, ना अखिलेश जी से पूछ कर आई थी, ना हमसे ना आपसे। वो आपदा आई और मोदी जी ने उस आपदा के समय में अपने उस सांस्कृतिक धरोहर के पुनरुद्धार की बात कही। एक राष्ट्र के नेता होने के नाते और 130 करोड़ जनता के प्रतिनिधि होने के कारण और देश जिस सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को मानता है, उसको देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी राय व्यक्त की। उसके बाद समय समय पर उसका रिव्यू होता गया, वो आगे बढ़ता गया। आदि शंकराचार्य जी, जिनकी भूमिका भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है, जिनके दर्शन पर पूरी दुनिया में कितने रिसर्च शोध हो रहे हैं, मुझे अब मैं कह नहीं सकता, भारत से अधिक शोध बाहर हो रहे हैं। वो आदि शंकराचार्य के स्टैच्यू को लगाना, उनका लोकार्पण करना, यदि इसको हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के आईने में देखते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की उस खोखलेपन को, उस दिवालियेपन को देखता हूं, जिस दिवालियेपन में भारत की संस्कृति, भारत की आस्था, भारत की पंथ निरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है। एक दूसरी बात, औपनिवेशिक काल, उसके पहले मुगल काल, उसके पहले इस्लामिक आक्रमणकारियों, बाद में नेहरू युग, जिस युग में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव भी हैं, जब कारसेवकों को गोली से भून दिया गया, जो कहते हैं कर्म से हम दिखाते हैं, इन्होंने कर्म से इस राष्ट्र की भक्ति दिखाई ना, कारसेवकों को गोली चलाकर उसकी कोई जांच नहीं कराकर। हम तो किसी चोर को भी मारते हैं, गोली मारते हैं, तो उस पर कानून प्रश्न पूछता है कि गोली मार एनकाउंटर ठीक है या गलत है। लेकिन ये कारसेवकों को गोली से भूनते गए। 18 साल का कोठारी बंधु थे, उनकी उम्र क्या थी? आपके लिए वो ढांचा, विवादास्पद ढांचा इतना महत्वपूर्ण बन गया और कोठारी बंधु की जान की कोई कीमत नहीं थी, और आपने उस ढांचे के लिए कोठारी बंधुओं की हत्या की। और आप कहते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुद्धार करना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कहां गए थे, किसका जीर्णोद्धार में गए थे? सोमनाथ में गए थे राष्ट्रपति के नाते। पंडित नेहरू ने यही कह के विरोध किया था और सोमनाथ में जाकर जीर्णोद्धार किया। तो भारत की आस्था जो मुगल काल और से लेकर औपनिवेशिक काल और नेहरू युग में अहिंदूकरण हुआ, अहिंदूकरण में वो पूजा पद्धति से नहीं कर रहा हूं, शंकराचार्य जी का दर्शन, उपनिषद का संदेश, वैदिक मूल्य, इन सबको जो आपने एक पूरे दान में डाल दिया था। हिंदुओं की स्थिति क्या हो गई थी मानक जी? 100 करोड़ हिंदू हैं
और मंदिर कब बने? 600 साल पहले, 800 साल पहले। इसलिए स्टैम्पेड सबसे ज्यादा कम होता है, मंदिरों में होता है। इस जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रधानमंत्री चेरामन मॉस्क, जो एक मस्जिद को मंदिर बना दिया गया था केरल के मालवार में एक हिंदू राजा के द्वारा, उस मॉस्क का भी प्रतिमा लेकर गए थे अरब कंट्री में। और अबू धाबी में प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर वहां के हिंदुओं के लिए पहली बार इस्लामिक देश में जमीन दिया गया, वहां एक मंदिर बनाया गया। देखिए भारत के एक उस परिप्रेक्ष्य में, देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं घनश्याम जी, हम हमेशा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, चुनाव तो होगा ही। बिहार में 6 महीने से पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो हम कोई सांस्कृतिक बात नहीं करें? देश में कोई ऐसा महीना नहीं है चुनाव नहीं होता है। आप मोदी जी की बात मान लीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जो 1962 तक होता रहा था, बल्कि 67 तक हुआ, आप मान लीजिए ये समस्या दूर हो जाएगी। कहीं न कहीं कभी न कभी चुनाव होगा। चित भी मेरा पट भी मेरा। आप इस देश का अहिंदूकरण करके, इस देश की हिंदू आस्था को समाप्त करके ना लोकतंत्र बचा सकते हैं, ना धर्मनिरपेक्षता बचा सकते हैं, ना आइडिया ऑफ इंडिया बचा सकते हैं। ओके, ऑल राइट, ओके। अच्छा घनश्याम, जीएसटी एक सेकंड राकेश जी। ओके राकेश जी, एक सेकंड। उदित राज भी आ गए। अब उदित राज की पार्टी जो विरोध कर रही है, सांस्कृतिक पुरुष के रूप ओके राकेश जी एक सेकंड रुकिएगा। क्या है? ओके, उदित राज की पार्टी जो विरोध कर रही है प्रधानमंत्री की इस केदारनाथ यात्रा का, उसका एक अलग एंगल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि यह दिखावा है, यह सिर्फ कैमरों के लिए यह केदारनाथ यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि असल भक्ति तो राहुल गांधी ने दिखाई है, वो पैदल चढ़कर गए थे जब गए थे। उदित राज, प्रधानमंत्री की यात्रा को नकली और राहुल गांधी की यात्रा को असली बताकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यह बात नहीं है। केदारनाथ में प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जब निर्माण कार्य हो रहा था तो दूर के जरिए मैं पीएमओ से देखता था। काश यही प्रधानमंत्री जो लाखों लोग मरे के किनारे दफनाए गए, गंगा में लाशें बही, वो भी देख लेते प्रधानमंत्री जी का। वो क्यों नहीं कि एक प्रधानमंत्री अगर दो से देख सकते हैं केदारनाथ रास्ता बन रहा है, तो उन गरीबों की गरीबी भी देख लेते, लाखों लोग मरे उनको भी देख लेते, ऑक्सीजन नहीं जहां मिला था उनको भी देख लेते। और दूसरी बात है कि ये टेलीविजन वाले जो है वो कहते हैं केदारनाथ यार इंतजार कर रहा है मोदी जी का। अरे ये भगवान से बड़े हो गए इंतजार कर रहे। ये केवल पॉलिटिकल टूरिज्म है। भारत के संविधान को ये मानते नहीं। जैसे कि पीएम केयर फंड बनाया, सरकारी पैसा सारा ले लिया और उसके बाद में पता लगा कि ये तो निजी ट्रस्ट था। तो सबसे अच्छा होता कि मोदी जी इस्तीफा दे करके सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करते और संतों का संगठित करते, धर्मांतरण रोकता, हिंदू धर्म आगे फलता फूलता है। इनको प्रधानमंत्री के पद पर रहने नहीं चाहिए। न इनको बेरोजगारी दिख रही है, न इनको महंगाई दिख रही है। ऐसे में कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो कि इतनी बड़ी बेतहाशा महंगाई है उसको न देख करके। नहीं उदित राज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आपसे ये था, राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जब चढ़ के जाते हैं कई किलोमीटर, हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम मोदी जी को दे देना चाहिए, सबको संगठन करे। मैं जवाब दूं? हाँ एक सेकंड माधव, एक सेकंड। मैं उदित राज जी, अब मेरा जवाब नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि आप किस आधार पर ये कहते हैं राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जाएं तो वो सच्चे हिंदू, प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जाएं तो वो नकली हिंदू, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसा क्यों कहते हैं आप? हाल में प्रियंका गांधी ने भी कितनी धार्मिक यात्राएं की हैं। ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप मोदी जी जा रहे हैं, इसका कोई अगर किसी ने कहा तो मैं डिफर करता हूं। हाँ। मैं डिफर करता हूं कि वो सच्चे हिंदू हैं, ये गलत हिंदू। ये भारत के सच्चे प्रतिनिधि कौन है, जनता के सच्चे प्रतिनिधि कौन है? गरीबों के लिए, आम जनता के लिए भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। आज बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब हम हो गए हैं और पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ज्यादा भूखमरी में हम आगे निकल गए हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री को केदारनाथ नहीं जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? ये राहुल गांधी और मोदी की तुलना नहीं कर रहे कौन सच्चे हिंदू हैं या नहीं है। ये होना ही नहीं चाहिए, ये दिशा ही गलत है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री को केदारनाथ नहीं जाना चाहिए था?
केदारनाथ जाए, कोई रोक नहीं रहा है। अगर केदारनाथ का निर्माण को द्रोण से देख रहे थे, द्रोण के देख रहे थे, तो कोविड में मरे हुए लोगों को भी देखते, गंगा में तैरती हुई लाशों को देखते। राकेश सिन्हा जवाब दीजिए। ये सब बोलता हूँ। देखिए यहाँ मुख्य मुद्दा है मानक जी, आपने जो विषय रखा कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री गए, उन्होंने कई विकास योजनाओं को और केदारनाथ के मंदिर के और केदारनाथ के विकास की बात रखी। क्या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के चुनाव से इसका संबंध है? बस सिर्फ विपक्ष का आरोप है। और उदित राज जी तो भटक गए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी में थे, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सांसद थे, तब उन्हें मोदी जी की कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। आज कांग्रेस पार्टी देश में वह पार्टी है जिसने नियोगी कमीशन, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, नेहरू ने नियोगी कमीशन बनाया, नियोगी कमीशन ने नेहरू जी के युग में 50 के दशक में रिपोर्ट दी, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया चूंकि वेटिकन का और यूरोप का दबाव था। आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? केदारनाथ की मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे? क्या चाहते हैं कि देश की सांस्कृतिक विरासत को हम औपनिवेशिक काल की तरह उपेक्षा करें? ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात सुन लीजिए, जहां तक आप कहते हैं सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे तिरुपति के मंदिर का पैसा, हमारे वैष्णो देवी के मंदिर का पैसा सरकार मैनेज करती है और उस पैसे का किसी धर्म के से संबंध नहीं है, सरकार खर्च करती है। वो खर्च किसी धर्मावलंबी पर होता, हम पूछते नहीं है। जब एक मंदिर के जीर्णोद्धार की बात होती है तो आप सेकुलर बन जाते हैं, जब हिंदू मंदिरों के पैसे के खर्च की बात होती है तब आप दूसरा सेकुलर बन जाते हैं। ये दोहरा मापदंड कांग्रेस नहीं अपनाए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग और कैलाश मानसरोवर का महत्व नहीं जानने वाले लोग, राहुल गांधी इस देश की आस्था के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं सभी मंदिरों में जाएं, लेकिन OMR में जाकर वो क्या हो जाते हैं, वेटिकन में जाकर क्या हो जाते हैं, और हिंदुस्तान में आकर क्या हो जाते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मैं एक ही तराजू पर रखता हूं। अखिलेश यादव इतने ही गिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री गिरे हुए ऐसे शब्द मत बोलिए राकेश जी, क्या हो गया आपको? आप तो सांसद हैं। मैं बुरे सेंस में नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक सेंस में, शब्द गलत है मैं वापस देता हूँ। अखिलेश जी का स्तर हुआ है, मौका नहीं दे रहे। 5 सालों तक सांस्कृतिक उत्थान की बात नहीं किया, सारनाथ की बात करते हैं। उदित राज, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। हाँ, बोध गया के विकास की बात हम कर रहे हैं तो क्या वो नीतीश जी गलत मान रहे हैं? नीतीश जी बोध गया का विकास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका चुनाव से क्या संबंध है? अब हम बिहार में राजगीर का विकास कर रहे हैं तो इसका चुनाव से क्या संबंध है? देश में सभी आस्था के केंद्रों का विकास होना चाहिए। दिस इज द सॉफ्ट पावर। चाइना अपने सॉफ्ट पावर का उपयोग करके $20 बिलियन खर्च करके कन्फ्यूशियस के आइडियोलॉजी को प्रचार कर रही है दुनिया में, और हम अपने सॉफ्ट पावर को विरासत में कूड़ेदान में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया में जाकर भगवत गीता प्रेजेंट किया। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने इस देश के हिंदुओं के मन में जो औपनिवेशिक काल और मुगल काल के कारण एक अपराध बोध डाल दिया गया था, जिसे अखिलेश जी और नेहरू जी जैसे नेताओं ने उस अपराध बोध को संस्थागत किया, उसे बाहर करने का काम किया। देश में सांस्कृतिक स्वराज की प्राप्ति होने का अनुभव आज हिंदू कर रहा है। राजनीतिक स्वराज 47 में मिला, सांस्कृतिक स्वराज 20-21 के दशक में मिला। घनश्याम तिवारी बोलिए। घनश्याम तिवारी, 3 संक्षिप्त बातों में बात रखूंगा। पहली बात की जो मैंने शुरुआत में पूछा कि देश का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है या प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कौन सदस्य है, हम में से यहाँ किसी को नहीं पता है। ये बात मैं ये देश के लिए बहुत दुखद बात है। राकेश सिन्हा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको भी नहीं पता है। दूसरी बात कैसे जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए सर श्याम जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम स्तर का डिबेट करें, हम एक दूसरे का जीएस का टेस्ट नहीं ले। आपको गलत मान सकते हैं, आपको जनगणना आप गलत मान सकते हैं। जिले हैं, आप सुन लीजिए। आप इस बात पर कीजिए कि कुशीनगर में, सारनाथ में, मैं जवाब दे रहा हूं, आपने बहुत बोला, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में आपको टोक नहीं रहा था। अखिलेश जी ने क्या किया पिछले 5 साल में? मैंने आपको टोका नहीं, आप मेरी बात का जवाब। कार सेवकों को गोली मारने का मैंने आपको टोका नहीं, मुझे बात अपने रखने दीजिए। रिकॉर्ड में एक ही चीज है कि मैंने ओके घनश्याम तिवारी, ऑलराइट घनश्याम तिवारी, जीएसटी बोलिए। देखिए, मैंने इस तर्क में कहा कि इस देश का आर्थिक मैनेजमेंट कौन कर रहा है ये नहीं पता है किसी को, प्रधानमंत्री तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था, इन्होंने कहा देश का अहिंदूकरण हुआ। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और आरएसएस अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, वो क्या अहिंदूकरण की प्रक्रिया थी? जब देश सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा था तो क्या वो जब देश के बाबा अंबेडकर अपना देश का संविधान लिख रहे थे और देश में सामाजिक न्याय हो रहा था, दलित पिछड़े आगे आ रहे थे, लोहिया के विचार आगे आ रहे थे, तो क्या वो अहिंदूकरण की प्रक्रिया थी? जब देखिए, आप बीच में मत टोकिए।
जब महात्मा गांधी पे गोली चलाई गई तो क्या वो हिंदूकरण की प्रक्रिया थी? भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, उसका हिंदूकरण उतना ही खोखला है जितना अहिंदूकरण का उसका दावा खोखला है। और जो अंतिम बात की उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, बेंगलोर की पब्लिक अफेयर्स कमेटी की रिपोर्ट आई है, अभी रिपोर्ट आई है, उसमें उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में हर इंडिकेटर में सबसे पिछड़ा है। ये तब जब प्रधानमंत्री बार बार जाकर के आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट देते हैं। ओके, उदित राज आ गए, नंबर पे था, उदित राज बोलिए। उदित राज, आप शायद नकली हिंदू असली हिंदू की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन राकेश सिन्हा कह रहे हैं राहुल गांधी नकली हिंदू हैं। देखिए, ऐसा है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, ना कांग्रेस डिबेट में जाएंगी। राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी है देश का प्रतिनिधित्व करना, मोदी जी की जिम्मेदारी है देश की प्रतिनिधित्व करें, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थव्यवस्था। और इनको साधु संत बनना है तो राहुल जी जाके संत बने या मोदी जी जाके संत बने, इसको छोड़ें, क्योंकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं है, 12-14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, बांग्लादेश से भी गरीब हो गए हैं, चाइना अरुणाचल और लद्दाख लगभग ले चुका है हमसे, और काला धन आया नहीं है, गरीबी बढ़ी है, भूखमरी में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी हम आगे निकल गए। तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने इस तरह का किया है, और ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। भारत का प्रधानमंत्री सेकुलर प्रधानमंत्री है, चर्च में भी जाए, मस्जिद में भी जाए, बुद्ध विहार में भी जाना चाहिए, ये गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। मोदी जी को मेरा सुझाव है कि दे इस्तीफा, जाकर के मंदिरों का जीर्णोद्धार करें और योगी भी करें, जिसके लिए चुन के गए थे। ये कोई डिबेट का बात ही नहीं है, कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। राहुल जी की इनकी कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, ना होना चाहिए। अगर राहुल जी भी कहने लगे कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, जो कभी नहीं कहेंगे, तो मुझे सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी में। तो कहने राहुल जी कह ही नहीं सकते, कांग्रेस कह ही नहीं सकती। कांग्रेस विकास करती है, रोजी रोटी देती है, और जनतंत्र को कांग्रेस ने स्थापित किया। ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। 1937 में भारत के बंटवारा के बाद सावरकर इनके गुरु ने किया। 1942-43 में श्यामापद मुखर्जी अंग्रेजों के फौज में भर्ती करा रहे थे, और उधर मुस्लिम लीग से इन्होंने के साथ में मिलकर सरकार बने थे। ये तो देश के दुश्मन रहे हैं गांधी जी। उदित राज, माधव आनंद का नंबर है। माधव आनंद, आपने सुना, उदित राज कह रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनको चुना गया है काम करने के लिए, न केदारनाथ जाने के लिए, धर्म की बात करने के लिए। मानव जी, मुझे आश्चर्य लग रहा है। अभी तक मैं मान रहा था कि उदित राज जी पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, मुझे तो कुछ शब्दों पे आपत्ति भी है। यानी अपनी देश की तुलना ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के इकोनॉमी से करने लगे, तो मुझे आश्चर्य लगता है। नहीं, क्या आप अपनी तुलना अपने शर्म नहीं आती? पर बांग्लादेश से कर रहे हैं। आज आपकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल इकोनॉमी है, वैश्विक महामारी होने के बावजूद भी आपकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, क्या आपको नहीं पता? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि मोदी फोबिया से ग्रसित हो चुके हैं आप। और उदित राज जी, ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि युवा होने के नाते 2024 भी एनडीए का ही होगा, और आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, ये भी समझ लीजिए। आप कितनी भी नकारात्मक राजनीति कर लीजिए, जब तक विकास की बात नहीं करेंगे, और जब विकास की बात करेंगे तो धार्मिक स्थलों के उत्थान की भी बात होगी, वो भी विकास का ही काम होता है। पर्यटन भी एक विकास का, अगर धार्मिक स्थानों का अगर आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने का काम होता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सकारात्मक बात करें, देश को अपमानित करने का कोशिश न करें, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोशिश न करें। यही कारण है कि आप लोग इस तरह की बातें करके आज विपक्ष जो है नेतृत्वहीन हो चुका है। बोलिए उदित राज। अरे इनको क्या, ये एकदम मतलब है कि इस तरह से सच्चाई के ऊपर पर्दा ढांक रहे। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से आगे निकल गई, ये मोदी जी की देन है। किसकी देन है? हम उसकी बात कर रहे हैं। केदारनाथ जाए मोदी जी, कहीं जाए, कोई नहीं रोक रहा। जवाबदेही इस बात के लिए दे कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, तो 2 करोड़ रोजगार घुस गया वापिस। क्या 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में आया? काला धन आया, 100 स्मार्ट सिटी आई, और लाखों लोग कोविड से मर गए, उसका तो जवाब देंगे।
ये पॉलिटिकल टूरिज्म और अपने हित में पूरे हिंदू समाज को हिंदू समाज का आड़ ले लेते हैं। हिंदू समाज दलित नहीं है क्या? आज उसकी नौकरी छीन लिया, सरकारी विभाग बेच दिया। अब उदित राज ने खुलकर कहा हिंदू समाज नहीं मानते। मतलब राकेश सिन्हा वही हिंदू समाज नहीं मानते क्या? आरोप वही कि आप जो है धर्म की अफीम खिलाकर, जो पहले भी आरोप लगाए, धर्म की अफीम खिलाकर देश की 100 करोड़ से ज्यादा आबादी को आप अपने वश में करना चाहते हैं। एक बार फिर से तो एक कहा जाता है सूप तो सूप चलने भी बोले। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति जो बांग्लादेश और हमारे मुसलमान भाइयों को सिर्फ वोट बैंक समझते रहे, मुर्गा काटो उसी तरह रहो, उसी घेटों में रहो। अरे मोदी जी तो मदरसा कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, आधुनिकीकरण कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूं, देखिए इस देश की अस्मिता एक आध्यात्मिक देश है। भारत से आध्यात्मिकता को अलग कर दीजिए। और घनश्याम जी आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जेबी कृपलानी कांग्रेस पार्टी के बाद में समाजवादी पार्टी की थी, एक बड़ी पार्टी बनाया जिसकी जड़ आपके पास है, हमारे पास नहीं उसका एकाधिकार। सुचिता कृपलानी उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश के सीएम थी। उन्होंने माइनॉरिटीज इन इंडिया लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत के दर्शन से वेद, महाभारत, पुराण और रामायण को हटा लीजिए, भारत कुछ बचेगा ही नहीं। ये उन्होंने माइनॉरिटीज इन इंडिया विजय प्रकाशन 1948 में लिखा। तो इस देश की उस सांस्कृतिक अस्मिता को, सांस्कृतिक स्वराज को, विचारों के स्वराज को हमको आजादी मिली और हम साझी लड़ाई लड़े आजादी की। हम किसी अपने आजादी में लड़ने वाले को नीचा नहीं दिखाते हैं। वो चूंकि कांग्रेस से था, समाजवादी पार्टी से था, वो स्वतंत्र पार्टी से था, एक साझी लड़ाई थी, अपनी अपनी रणनीति थी। एक बात मैं पूरा कर लूं। तो उस साझी लड़ाई में आजादी मिली, लेकिन राजनीतिक स्वराज मिला, सांस्कृतिक स्वराज नहीं मिला, वैचारिक स्वराज नहीं मिला। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो सांस्कृतिक स्वराज की बात की, उसी पर द गार्डियन जो लंदन का पेपर है, उसने क्या लिखा था? फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया। 18 मई 2014 को ये एडिटोरियल था, फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया, यानी भौतिक रूप से चले गए थे। बोलिए उदित राज। अब राकेश सिन्हा ने भी खुलकर आरोप लगा दिया। आपने आरोप सुन लीजिए, उदित राज। राकेश सिन्हा का आरोप तो सुन लीजिए। अरे उदित राज एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक सेकंड। बाबा साहब, अरे उदित राज जी सुनिए तो सही। उदित राज जी सुनिए ना, आरोप तो सुनिए। हम लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आरोप तो सुनिए। राकेश सिन्हा कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप देश को उसकी सांस्कृतिक धरोहर से दूर ले गए और प्रधानमंत्री उसे वापस ले जा रहे हैं। अब सिर्फ इतना हो रहा है। कौन सी इनकी सांस्कृतिक धरोहर होगी? हमारी नहीं होगी, बहुजनों की नहीं होगी। ये सवर्णों की सांस्कृतिक धरोहर होगी। इनका सवर्णों में सारे नहीं, एक बीजेपी आरएसएस का धरोहर होगी। बीजेपी आरएसएस की धरोहर है कि सारा का हक मार देना, दलितों का, सेकुलर लोगों का, पिछड़ों का, इनका हक मार देना, ये इनका काम है, ये इनका काम है। और जब तक ये रहेगा तब ओके राकेश सिन्हा एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। घनश्याम तिवारी एक फाइनल कमेंट आपसे। घनश्याम तिवारी, अब देखिए राकेश सिन्हा साफ साफ कह रहे हैं आप लोगों को बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी को देश की जनता बार बार पसंद कर रही है। बीजेपी ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें विकास भी है, राष्ट्रवाद भी है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है, और जाहिर है उसमें दिखावा नहीं है। अगर हिंदू हैं तो खुलकर हिंदू हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। जबकि आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश की जनता को, खासतौर से हिंदुओं को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से दूर ले गए हैं। घनश्याम तिवारी, इसीलिए आप बेचैन हैं। देखिए, अगर देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ देना सांस्कृतिक धरोहर था, महात्मा गांधी पे गोली चलवाना सांस्कृतिक धरोहर था, देश की सामाजिक न्याय की लड़ाई से अलग खड़े रहना सांस्कृतिक धरोहर था, तो आरएसएस को मुबारक। आज आप अदम गोंडवी, अंतिम पंक्ति में कहूंगा, अदम गोंडवी जी की कोई भी कविता उठा लीजिए, वो हमारे देश के ऊपर लागू होने लगी है। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं, धूप फागुन की नशीली है, भटकती है हमारे गांव में घूंघी भिखारन सी, सुबह से फरवरी बीमार पत्नी से भी पीली है। आप कोई भी कविता उठा लीजिए। ओके राकेश सिन्हा, फाइनल क्लोजिंग कमेंट। राकेश सिन्हा, नहीं कहूंगा, सामाजिक न्याय की बात दोनों कर रहे हैं, तो आप बताइए, आरएसएस को तो आप किनारे कर दिए, स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं लिया, मैं आपकी बात मान लिया। उदा देवी जो एक दलित महिला थी और आजादी की लड़ाई में वही भूमिका निभाई जो झांसी की रानी ने निभाई, वही भूमिका निभाई जो रानी गडेनियल ने उठाई। रानी गडेनियल जो नॉर्थ ईस्ट से है, उदा देवी जो उत्तर प्रदेश की एक दलित महिला थी, उसको उदित राज जी ने क्या सम्मान दिया?
अखिलेश जी की सरकार ने क्या सम्मान दिया है? इतिहास में कमला नेहरू थी, उदा देवी नहीं थी। ओके। हम उदा देवी को मेरे पास इतिहास टाइम खत्म हो में गया। खिला रहे हैं। अब निर्णय कर लीजिए, सामाजिक न्याय हम लड़ रहे हैं। 10 आप सेकंड दोनों उदित राज, 10 सेकंड, छोटा सा कमेंट उदित राज। देखिए, गोलवलकर जी ने कहा था कि जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये जलाने वाले थे, डॉक्टर अंबेडकर का पुतला इन्होंने जलाया था, यही कह करके कि इसमें भारतीयता नजर नहीं आता, इसमें हिंदू संस्कार नजर नहीं आता। डॉक्टर अंबेडकर को जलील किया इन्होंने। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। नहीं मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। जैसा मैंने कहा, चुनाव अभी दूर है, अभी तो देखते जाइए और कौन कौन से नेता इस तरह की धार्मिक यात्राएं करते हैं और उस पर क्या क्या विपक्ष के यानी विरोधियों के जवाब आते हैं। बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी, माधव आनंद, उदित राज, राकेश सिन्हा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।